हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो कूलम लॉ पे है। कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कंफर्म लॉ। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल कंफर्म लॉ है। अब हमने इससे पहले चार्ज को पढ़ा। चार्ज के हमने हमने चार्ज के टाइप्स को पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि दो चार्ज जो सेम नेचर के होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। और हमने ये भी पढ़ा अगर दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को ले लें, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज को ले लें, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट एक फोर्स की वजह से करते हैं। ये एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। और उस फोर्स को एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिगेट किया किसने? कूलम ने। और फिर उसका नाम पड़ गया कूलम लॉ। और इसका जो फुल नेम है कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि हम स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे, हम स्टैटिक चैप्टर में भी चल रहे हैं। हमने चार्ज को मोमेंट नहीं देना है, हमने चार्ज को स्टैटिक रेस्ट में इन्वेस्टिगेट करना है। तो उसके सब प्रॉपर्टीज़ को, सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, चार्ज से रिलेटेड। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और कितना फोर्स लगाते हैं, वो किन किन चीज़ों पे वो फोर्स डिपेंड करता है, तो वो कूलम ने बहुत थॉरली एक्सप्लेन किया है। द कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अब मैं फुल डिफिनीशन पे जाने के बजाय मैं इसको और इसके जो एम्बेग्विटीज़ है, जो कि पेचीदा पॉइंट्स है, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन स्टैटिक पॉइंट चार्ज। अब ये लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक पॉइंट चार्ज, ये जो लॉ है, जिस कूलम ने जो लॉ जो फोर्स फाइंड आउट किया था, तो वो स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए किया था। अब चार्ज क्या होगा? रेस्ट में होगा। अब फोर्स हम फाइंड करते हैं दो चार्जेस के दरमियान। तो ये दो चार्जेस, एक को मैं Q1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक को Q2 से। तो ये Q1 क्या होंगे? स्टैटिक होंगे, रेस्ट में होंगे। दूसरी बात, ये पॉइंट चार्ज होंगे। पॉइंट चार्ज कैसे कहते हैं? वो चार्ज जो जब दो चार्ज हम रखते हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस से इस चार्ज का जो साइज है वो कम हो, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। इसका डिफिनीशन है पॉइंट चार्ज का। लेकिन यहाँ पर हम रिगार्ड करते हैं, हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन को एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। और पॉइंट चार्ज क्यों लेते हैं, इसको मैं फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ ये मैथमेटिकल वर्किंग में, कि हम पॉइंट चार्ज क्यों लेते हैं। लेकिन ये जो कूलम लॉ है, तो दिस इज फॉर द रिपल्जन एंड फॉर द अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स है, ये मे बी अट्रैक्टिव, मे बी इट रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि हमने चार्ज को जनरल चार्ज लिया है। जनरल चार्ज मीन्स कि हमें ये पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हमें पता नहीं है। हमने सिर्फ फोर्स को इन्वेस्टिगेट करना है। मे बी इट विल बी हैव अ सेम काइंड ऑफ अ चार्ज, दोनों सेम काइंड चार्ज हो, मे बी इट अपोजिट, दोनों अपोजिट हो सकते हैं। लेकिन ये फोर्स इट मे बी रिपल्सिव, इट मे बी अट्रैक्टिव। तो ये फोर्स जो है किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? ये चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर इन दो चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये फोर्स, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। और इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के मुताबिक ये इनवर्स रिलेट होगा। अब अगर दो चार्जेस के दरमियान हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, तो ये फोर्स कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अगर हम इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, तो ये फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। ये फोर्स इंक्रीज होगा। अब हम स्क्वायर क्यों ले रहे हैं डिस्टेंस के ऊपर? अब ये हम आर भी ले सकते हैं, 1/r भी ले सकते हैं, 1/r³ भी ले सकते हैं, 1/r4 भी ले सकते हैं। लेकिन हमें 1/r² क्यों लेना पड़ा?
मैंने पहले बताया कि दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। अब एक कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट इससे पहले हुआ था जो कि आपके कोर्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं वैसे आप लोगों के क्लैरिटी के लिए बता दूं कि कैवेंडिश ने एक दो स्पेयर्स लिए और दो स्पेयर्स के दरमियान उसने इस फोर्स को देखा कि ये फोर्स डिस्टेंस पे इस दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने से फोर्स पे क्या असर पड़ता है। तो जब इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को उसने वन टाइम इंक्रीज किया तो टू टाइम फोर्स डिक्रीज हुआ। जब डिस्टेंस को टू टाइम इंक्रीज किया, टू टाइम, तो फोर्स जो है फोर टाइम डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब जब डिस्टेंस को थ्री टाइम इंक्रीज किया तो फोर्स नाइन टाइम डिक्रीज हुआ। तो नाइन टाइम इज द स्क्वायर ऑफ द थ्री, फोर टाइम इज द स्क्वायर ऑफ द टू। तो ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड हो गया कि डिस्टेंस के स्क्वायर के मुताबिक फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा दो चार्जेस के दरमियान। अब इन दो इक्वेशन को कंबाइन कर ले तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, के है। अब कांस्टेंट हम क्यों पुट करते हैं दो इक्वेशंस को इक्वलाइज करने के लिए। अगर मैं बता दूं कि 5 इज डायरेक्टली 10 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, ठीक है, तो अब 5 को 10 के इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा, तो ये कांस्टेंट 2 है। तो यहाँ पर मैं फोर्स को इस चीज़ के इस क्वांटिटी के इक्वलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर कांस्टेंट पुट करता हूँ और कांस्टेंट हमारे पास है के। और के किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये जो कांस्टेंट है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है ना। ये एक कैपिटल जी की तरह जो कैपिटल जी है इसकी तरह यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है जिसकी वैल्यू हर जगह पर सेम रहेगी। ये के की वैल्यू जो है चेंज होती रहती है। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। मीडियम पे किस तरह डिपेंड करता है अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अब के को हम एक और कांस्टेंट के टर्म में लिखते हैं और वो कांस्टेंट है ये के जो इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी वर्ड निकला है परमिशन से, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। अब अगर दो चार्जेस है, लेट्स से मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक Q1 है और एक Q2 है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक फोर्स के साथ। ये जो दरमियान में इनके है ये एयर है, फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस मींस कि यहाँ पर कोई मीडियम हमने नहीं रखा हुआ है। तो ये फ्री स्पेस, ये जो एयर है, ये इन लाइंस को जिनकी वजह से Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है, इन लाइंस को कम या ज़्यादा नहीं कर रहा, इनके स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो परमिशन, ये जो मीडियम है, ये जो फ्री स्पेस है, ये इन फोर्स को कम या ज़्यादा करने का जो परमिशन है वो नहीं देता, ठीक है। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड हो गई वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट है ये कहाँ से आ गया, ये इस इक्वेशन से आ गया। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को आप लोग छोड़ दें और बाकी क्वांटिटीज को उस साइड पे शिफ्ट कर ले तो आप लोग वहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ले तो 1/4 और पाई की जगह 3.14 वैल्यू है और एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10⁻12 पुट कर ले तो हमारे पास जो के की वैल्यू है वो आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट याद करके इसको उल्टा कर दे, उसको इन्वर्स कर दे तो आप लोग के पास के का यूनिट आ जाएगा, क्योंकि के जो है वो एप्सिलॉन नॉट का जो इन्वर्स है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो परमिटिविटी है दिस इज फॉर द फ्री स्पेस। अब दो चार्जेस एक दूसरे को बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये परमिटिविटी जो है ये हमारे पास यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, ठीक है ना। तो मीडियम नहीं है तो हम सिर्फ फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक 4 पाई वर्ड आया है। 4 पाई की कहाँ से आ गया, 4 पाई यहाँ से आ गया कि हम दो चार्जेस लेते हैं तो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फीरिकल फॉर्म में होता है, जो डाइवर्ज होता है स्फीरिकल फॉर्म में। तो दिस इज द सॉलिड एंगल ऑफ द स्फेयर। ये स्फेयर का जो सॉलिड एंगल है वहाँ
से आ गया कि जो कि उसके 4 साइड्स को कवर करने के लिए, ठीक है। तो फ्री स्पेस जो हमारा फोर्स है, तो के की जगह हम 1/4πε0 लगाते हैं। इस के की जगह हमने ये लगा दिया तो हमारे पास ये आ गया 1/4πε0। के की जगह हमने ये पुट करके हमारे पास आ गया। तो फ्री स्पेस का जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान 1/4πε0 Q1 Q2 R²। दिस इज द कूलम लॉ फॉर फ्री स्पेस, जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम ना हो। अब दो चार्जेस के दरमियान हम मीडियम रखते हैं, कोई सा भी मीडियम रखते हैं, तो मीडियम रखने से फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या असर पड़ेगा। अब मीडियम रखने से हमारे पास फोर्स दो चार्जेस के दरमियान कम होता है। अब मैंने आप लोगों को एक पॉइंट चार्ज की बात बताई थी कि पॉइंट चार्ज हम क्यों लेते हैं। पॉइंट चार्ज हम सिर्फ एम्बिग्विटी, डिस्टेंस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए लेते हैं। अब अगर हम स्पेयर्स लेंगे तो उसकी सिमेट्री को हमने नज़र में रखना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पॉइंट चार्ज हम इसीलिए ले रहे हैं कि एक पॉइंट से डिस्टेंस को ले लेते हैं दूसरे पॉइंट तक, तो हमारे पास डिस्टेंस की जो एम्बिग्विटी है, डिस्टेंस की वजह से जो फोर्स पे कुछ असर कम या ज़्यादा होने की हो रहा था, वो हमारे पास वो एम्बिग्विटी दूर हो गई, ठीक है ना। उस एम्बिग्विटी, डिस्टेंस की एम्बिग्विटी दूर करने के लिए हम पॉइंट चार्ज लेते हैं। अब अगर हम दो स्पेयर्स लेंगे तो दो स्पेयर्स के लिए फिर हम ऐसा करेंगे कि इनकी सिमेट्री को हमने इंश्योर कराना है। सिमेट्री ये है कि हर एक साइड पे चार्जेस इक्वल होंगे। अब अगर एक स्फेयर है तो स्फेयर में तो एक चार्ज नहीं होगा, उसमें तो ज़्यादा चार्जेस होंगे। तो इस साइड पे 3 चार्ज है तो इस साइड पे भी 3 चार्ज, ऊपर भी 3 चार्ज, नीचे भी 3 चार्जेस होंगे। तो उस सिमेट्री को हमने इंश्योर कराना है और फिर हमने स्फेयर के बिल्कुल सेंटर से इस डिस्टेंस को लेना है। तो पॉइंट चार्ज में तो सेंटर से नहीं लेना है, एक पॉइंट से ले ले दूसरे पॉइंट तक। तो हमारे पास वो डिस्टेंस की एम्बिग्विटी दूर करने के लिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम पॉइंट चार्ज ले लें और हम अपने जो कूलम लॉ है उसको आइडियल बनाने के लिए पॉइंट चार्ज ज़्यादातर कंसिडर करते हैं। अब मीडियम रखने से क्या होगा, मीडियम रखने से हमारे पास फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। मीडियम रखने से देखिए हमारे पास एक टर्म इजाफी आ गया, यहाँ पर एक इजाफी टर्म आ गया, ये वाला रिलेटिव परमिटिविटी आ गई। अब यहाँ सिर्फ ε0 था, अब यहाँ पर एक टर्म इजाफी आ गया। तो इजाफी टर्म जो है वो नीचे आया है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जब कोई टर्म आता है तो वैल्यू डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, जब हम कोई मीडियम रखते हैं ना, अब हमारे पास ये लेट्स सपोज दो प्लेट्स है, यहाँ पर 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे को 3 लाइंस ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 लाइन ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो परमिटिविटी है वो सिर्फ ε0 है। यहाँ पर हमारे पास जो इन चार्जेस के दरमियान मीडियम है वो फ्री स्पेस है। लेकिन अगर मैं कोई मीडियम रखूँ, मीडियम कोई सा भी मीडियम हो सकता है, कोई सा भी मीडियम हो सकता है। मीडियम हमारे पास यहाँ पर प्लास्टिक भी हो सकता है, हमारे पास कोई ग्लास भी हो सकता है, हमारे पास कोई पेपर भी हो सकता है। मीडियम रखने से हमारे पास जो दो लाइन्स है वो जाके इन दो चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक लाइन उस मीडियम में एडजस्ट हो गया, एक जो तीसरा लाइन है वो मीडियम में एडजस्ट हो गया। तो अब पहले 3 लाइन के साथ अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को और अब जो है 2 लाइन के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक लाइन के साथ क्या हुआ, एक लाइन मीडियम में अब्जॉर्ब हो गया, मीडियम ने उसको परमिशन दे दिया और उस परमिशन की वजह से वो लाइन जो है वो अब्जॉर्ब हो गई। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर 3 लाइन अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 लाइन, तो 2 लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो एज कम्पेयर टू 3 लाइन तो कम होगी ना। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स की स्ट्रेंथ कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर ε0 के साथ साथ हमारे पास एक और टर्म भी आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा इनकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 होती है। ये प्लास्टिक के लिए अलग इसकी वैल्यू है, कागज़ के लिए अलग वैल्यू है, उसकी वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी आ गई है, तो रिलेटिव परमिटिविटी को आप लोग साइड पे यहाँ से निकाल दें। हमने यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी टर्म्स को साइड पे निकाल दिया और बाकी जो इक्वेशन है उसको एज इट एज लिख लिया। तो यहाँ पर देखें ये वाला इक्वेशन कहाँ से आ गया, फ्री स्पेस वाले इक्वेशन को देखें, ये इसके इक्वल है कि नहीं,
एफ एयर के। तो ये इक्वेशन हमारे पास स्पेस के जो दरमियान जो दो चार्जेस जब स्पेस में थे, फ्री स्पेस में थे, उनके फोर्स के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जगह एफ एयर आ गई वहाँ से, ठीक है ना, और ये टर्म अपनी जगह पे आ गया। तो अब देखें, इफ मीडियम इज इक्वल टू इफ एयर डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास इफ एयर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू इफ मीडियम आ गया। अब देखें, ये इफ एयर जो है ये हमारे पास ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द मीडियम से। मीडियम के रखने से हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। किस तरह डिक्रीज हो गई, देखें ना, इस मीडियम वाले फोर्स के साथ रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई हो गई, तो तभी जाके ये इफ एयर के इक्वल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 10 इज इक्वल टू 2 into 5, ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वल है। अगर मैं यहाँ से 2 को हटा दूँ, 2 को रिमूव कर दूँ, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, ये होगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं इस रिलेटिव टर्म को रिमूव कर दूँ, यहाँ से हटा दूँ, तो इफ एयर इज ग्रेटर देन इफ मीडियम। तो यहाँ पर हमारे पास ये साबित हो गया कि मीडियम रखने से जो फोर्स के की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। अब हम वेक्टर फॉर्म में आते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम कूलम लॉ को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। वेक्टर फॉर्म में ये है कि हम दो चार्जेस को लेते हैं, एक और इनके दरमियान एक डिस्टेंस लेते हैं r, एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक पॉइंट चार्ज Q2 है। इस Q1 पे एक फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, वो F12 है, और इस Q2 पे एक फोर्स लग रहा है F21, वो किसकी वजह से है, Q1 की वजह से। तो F21 इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और R12 देखें ना, ये F21 जो फोर्स है, ये F21 जो फोर्स है ये Q1 की वजह से लग रहा है इस साइड पे। जैसे F21 ये वाला फोर्स है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस भी आप लोगों ने उसी साइड से लेनी है ना, R12, ठीक है ना, 1 से 2 तक। तो F21 के लिए जो डिस्टेंस है वो R12 है, ठीक है। F12 जो फोर्स है वो ऑन Q1, ये Q1 पे फोर्स है Q2 की वजह से। तो आप लोगों ने फिर डिस्टेंस Q2 से Q1 की तरफ लेना है। इस फोर्स के लिए डिस्टेंस यहाँ से तक लेना है, और इस फोर्स के लिए डिस्टेंस वहाँ से यहाँ तक लेना है। तो अब देखें ना, ये दोनों डिस्टेंस R12 और R21 ये दोनों अपोजिट है, क्योंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों अपोजिट होते हैं तो उसके साथ हम एक के साथ हम नेगेटिव लगाते हैं, दोनों की इक्वलाइज करने के लिए नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन की वजह से लगाते हैं। अब देखिए, अब F21 फोर्स में फाइंड कर रहा हूँ। F21 फोर्स हमारे पास, ये हम फ्री स्पेस में कर रहे हैं, वेक्टर का जो फार्मूला है ये हम फ्री स्पेस के लिए कर रहे हैं, मीडियम के लिए नहीं। तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही फोर्स है ना, उठा ले वहाँ से। F21 इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। तो ये 21 है, तो 21 है, तो 21 के लिए डिस्टेंस क्या होगा, R12। ये R12 हमने यूनिट वेक्टर पुट किया यहाँ पर। यूनिट वेक्टर सिर्फ इस डिस्टेंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, कि डायरेक्शन जो डिस्टेंस का है वो कौन से चार्ज से कौन से चार्ज की तरफ है। अब F12 को हम फाइंड आउट करते हैं, तो F12 के लिए डिस्टेंस क्या होगा, R21 होगा, ठीक है ना। बाकी एज इट एज लिखे, और सिर्फ डिस्टेंस जो है F12 के लिए R21 और F21 के लिए R12। अब यहाँ पर देखें, इसी इक्वेशन को उठा ले, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ठीक है ना। अब ये R12 है ना, R12, तो R12 इज इक्वल टू माइनस R21। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो R12 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, R21 पुट कर सकते हैं कि नहीं, ये दोनों इक्वल है लेकिन माइनस के साथ। तो माइनस यहाँ से बाहर निकाल दे, तो F21 माइनस हमारे पास बाहर निकल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² R21। तो अब ये देखें, ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये फोर्स है कि नहीं, देखें। तो इसकी जगह हम F12 को पुट कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन माइनस के साथ। तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो यहाँ से हमारे पास ये बात भी साबित हो गई कि दिस फोर्स आल्सो ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है ना, कि एक फोर्स, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे एक्शन और रिएक्शन
फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट्स है कूलम लॉ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के हवाले से भी, वो भी डिस्कस करते हैं। जो अब लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ है, कूलम लॉ के लिमिटेशन क्या है कि ये कहाँ कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं आप लोग। देखिए ना, चार्ज विल बी पॉइंट एंड स्टैटिक। मैंने आप लोगों को बताया कि चार्ज हमारे पास पॉइंट चार्ज होंगे और स्टैटिक चार्ज होंगे। पॉइंट चार्ज क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। स्टैटिक मीन्स वो रेस्ट में होंगे, और रेस्ट में क्यों ज़रूरी है वो मैं बता रहा हूँ सेकेंड पॉइंट में। वन चार्ज इन मोशन अदर चार्ज एट रेस्ट। एक चार्ज अगर मोशन में है, एक चार्ज रेस्ट में है, तब भी ये लॉ एप्लीकेबल है। जिस तरह कि मैं बता दूं कि न्यूक्लियस हमारे पास रेस्ट में होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूमता है। इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, ठीक है ना, और न्यूक्लियर रेस्ट में होता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब लेकिन जब दो चार्ज मोशन में होंगे तो ये लॉ एप्लीकेबल फिर नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि फिर हमारे पास एक फील्ड नहीं रहता। क्योंकि अगर एक चार्ज रेस्ट में है, एक मोशन में है, विद इन गुड, ठीक है। दोनों चार्ज रेस्ट में है फिर भी ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब दो चार्ज मोशन में होते हैं, मैं बता दूं कि ये दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है। अगर ये दोनों मोशन में है, ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर पढ़ेंगे कि जब चार्ज मोशन में होता है तो उसके साथ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, उसके साथ साथ एक और फील्ड भी, एडिशनल फील्ड भी आ जाता है, और उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो जब चार्ज मोशन में होता है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो फिर ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ नहीं अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को फिर मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो ये कूलम लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं एप्लीकेबल, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर एक चार्ज रेस्ट में है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज मोशन में है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड कोई असर इस पर नहीं डालेगा। क्योंकि देखें ना, अगर इलेक्ट्रॉन के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इस न्यूक्लियस के साथ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक एक दूसरे को के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन के साथ मोशन की वजह से है, वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके को अफेक्ट करने के लिए दूसरा मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर है, जो कि है नहीं। दो मैग्नेटिक फील्ड तभी इंटरेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स तभी होता है जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करें, ठीक है ना। तो जब दो चार्ज मोशन में होंगे तो दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे हमारे पास, दो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कूलम लॉ ने एक्सप्लेन नहीं किया, उसके लिए अलग से इक्वेशंस है जिसको हम मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इन केस ऑफ स्पेयर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज फ्रॉम इट्स सेंटर, अगर हमारे पास दो स्पेयर्स है, देखें ना, दो चार्ज के दरमियान तो हमारे लिए बहुत आसान है कि हम इनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट कर ले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन अगर हमारे पास दो स्पेयर्स है तो दो स्पेयर्स में हमारे पास बहुत से चार्जेस होंगे। तो बहुत से चार्जेस होने के लिए इनको सिमेट्रिक होना पड़ेगा, सिमेट्रिक करना हमें पड़ेगा। सिमेट्रिक मीन्स कि दोनों जो स्पेयर्स है उस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऊपर नीचे साइडों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर उसका डिस्टेंस जो है इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को सेंटर से लेंगे। तो दैट इज व्हाई कूलम फोर्स इज आल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, तो इसी तरह से कूलम फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि इनमें दो बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेंटर से हम लेते हैं, ठीक है ना। कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। हाँ, श्योर टेस्ट ऑफ रिपल्जन फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। अब अगर आप लोगों ने किसी चार्ज बॉडी को टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट टेस्ट है वो रिपल्जन का है, वो अट्रैक्शन का नहीं है। अट्रैक्शन का इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमारे पास एक बॉडी है और ठीक है, ये न्यूट्रल है, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। दूसरा बॉडी है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। तो अब ये बॉडी जो है इसको टेस्ट करेगा कि ये आया चार्ज, इस पे चार्ज है या नहीं है। तो
ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूट्रल बॉडी जो है भी अट्रैक्ट हो सकती है थ्रू अ चार्ज बॉडी, ठीक है ना। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास होगा तो नेगेटिव चार्ज भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रल बॉडी को। तो दिस इज, तो हमें पता फिर नहीं चलेगा कि ये बॉडी चार्ज है या न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो किसी भी बॉडी को उसके चार्ज को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो श्योर टेस्ट है वो रिपल्जन वाला टेस्ट है, ठीक है ना। तो दो बॉडीज को दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों बॉडीज जो है वो दोनों पे चार्ज जो है वो सेम है, ठीक है ना। अगर एक बॉडी को मैंने नेगेटिव लिया और ये बॉडी जो है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है लेकिन मुझे पता नहीं है कि नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉडी जब इसको रिपेल करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। अब अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज 6 पॉजिटिव चार्ज है और ये 3 नेगेटिव चार्ज है, तो दो बॉडीज है, लेकिन ये दोनों बॉडीज पे सेम चार्जेस है, लेकिन ये दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और इस पे कम है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो ज़्यादा है इसमें से नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हमें फिर पता नहीं चलेगा। तो श्योर टेस्ट के लिए हमारे पास जो श्योर टेस्ट है कि हम किसी बॉडी को जब इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आया ये चार्जेबल है या नहीं, ये तो श्योर टेस्ट हमारे पास रिपल्जन वाला टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो दो बॉडीज पे जब चार्ज सेम होंगे तो तभी अगर दो बॉडीज पे चार्ज सेम होंगे तो तभी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब देखें हमारे पास अगर प्रोडक्ट जो है Q1 Q2 जो फोर्स में है, फोर्स में जो ये जो प्रोडक्ट है F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू K। अब अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये दो चार्जेस सेम होंगे और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास लेस देन 0 आ गया, मीन्स कि ये फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो हमारे पास ये जो फोर्स होगा ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा और दो चार्जेस अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे। तो दिस इज व्हाट समथिंग अबाउट कूलम लॉ। और ये कूलम लॉ के बारे में जो डिस्कशन था आप लोगों के लेवल के लिए, और ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एमडीकेट के लिए वगैरह वगैरह के लिए। और बाकी जो कूलम लॉ पे न्यूमेरिकल्स है आप खुद सॉल्व कर ले कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो 1 टाइम इंक्रीज करते हैं, 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। अगर चार्ज के वैल्यू को ऊपर नीचे करते हैं, अगर Q1 को हाफ कर देते हैं, Q2 को जो Q/4 कर देते हैं तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एमडीकेट टेस्ट के लिए, आप लोग के जो एंट्री टेस्ट है इंजीनियरिंग के लिए, आप लोग के मेडिकल के टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, इनमें वैल्यू चेंज करते जाए अपने मर्जी के मुताबिक जो है इसको इससे वैल्यूज निकाला करे। फिर एप्सिलॉन नॉट में पे देखा करे कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी आ गई तो फोर्स के साथ क्या होगा, ठीक है ना। ग्लास के लिए आप लोग परमिटिविटी पुट कर ले तो आप लोग के साथ फोर्स क्या आएगा। तो ये आप लोग का असाइनमेंट है, ठीक है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखिए ना एंट्री टेस्ट में 2-3 किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। एक प्रॉब्लमेटिक एमसीक्यूज होते हैं, एक एज इट एज स्टेटमेंट उन्होंने बुक से उठाया होता है और वहाँ पर गिवन होता है, तो उसको आप लोगों ने फिर इन चीज़ों को आप लोगों ने बहुत देखना है कि अगर हम देखें ना, मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं कि चार्ज विल इन कूलम लॉ चार्ज विल बी डैश एंड स्टैटिक। तो ये पॉइंट मिस होगा तो पॉइंट उधर ऑप्शन में गिवन होगा तो आप लोगों ने उसको चूज करना है। दूसरा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा, अगर हमारे पास चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज कर ले तो फोर्स कितना होगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास चार्ज को हाफ कर दे, एक चार्ज को डबल कर दे तो फोर्स क्या होगा, ठीक है ना। जिस तरह मैं आप लोगों को बता दूं कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर लूँ 2 टाइम, तो 2 टाइम इंक्रीज करने से हमारे पास ये स्क्वायर है ना, तो 4 आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू 1/4 K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स डिक्रीज हुआ 4 टाइम इस किस्म का। अगर मैं Q1 को हाफ कर दूं Q डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, और Q2 को मैं 2 टाइम इंक्रीज कर दूं, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, ये कैंसल आउट होगा तो फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ा,
फोर्स एज इट एज आ गया। तो इस किस्म के क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होते हैं और कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है, इन चीज़ों पे प्रैक्टिस कर ले तो ये तभी आप लोगों को याद होंगे। ये एंट्री टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर एंट्री टेस्ट।